आज हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, द कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट 2019। अच्छा, ये नया एक्ट है। इसके पहले एक एक्ट हुआ करता था, द कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट 1986। ठीक है, तो पुराना एक्ट, पहले मैं बता दे रहा हूँ, पुराना एक्ट को रिपील्ड कर दिया गया। रिपील्ड मतलब उसको उखाड़ के फेंक दिया गया, उसके जगह पे नया एक्ट आया। दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट 2019। ठीक है, ध्यान सुनना। पुराना एक्ट क्यों उखाड़ के फेंक दिया गया, क्यों रिपील्ड कर दिया गया और उसके जगह पे नया वाला क्यों आया, उसके पीछे रीजन क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल, पुराना एक्ट सिर्फ और सिर्फ फिजिकल गुड्स की बात करता था। सिर्फ और सिर्फ जो फिजिकल शॉपिंग होती, जैसे अपने स्टोर में जाते थे, लोकल स्टोर या मॉल में जाते थे, वहां पे कुछ अगर गड़बड़ी हो गया तो पुराना एक्ट उसके उसके लिए बना हुआ था। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, ऑनलाइन का जमाना आ गया। आज तो हम लोग फ्लिपकार्ट, मैक्सिमम सामान तुम लोग ब्लिंकिट, फ्लिपकार्ट यही सब करते रहते हैं। तो जो पुराना एक्ट था वो ऑनलाइन सर्विसेज को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता था। दैट इज़ वाई पुराना एक्ट को उखाड़ के फेंक दिया गया और नया एक्ट आ गया जो ऑफलाइन मार्केटिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग, चाहे आप ऑफलाइन से सामान खरीदे चाहे आप ऑनलाइन सामान खरीदे, सब जगह वो प्रोटेक्शन आपको देगा। पहला बात, पुराना एक्ट में प्रॉब्लम क्या था कि लेट से मैं कोई सामान खरीदा, एकदम फेमस एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो मान लो अपनी मम्मी एक कुकर खरीद लाती है, जिसमें कुकर समझा, घर में सबको कुकर हो गई हो। मान लो अब मम्मी और लोग कुकर लेकर आती है, पता है ना, कुकर फट जाता है कभी कभी, अगर लीड वगैरह बराबर काम ना करे। अचानक से मान लो कुकर बस्ट हो गया, फट गया, तो पुराने वाले एक्ट में ना केस करना पड़ता था ये प्रूफ करने के लिए कुकर में प्रॉब्लम है। मतलब तुम डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर के ऊपर, डायरेक्टली कंपनी के ऊपर, या जिस दुकान से तुमने सामान खरीदा था तुम उसके ऊपर डायरेक्टली केस नहीं कर सकते। तुमको कोर्ट में जाकर के, कंज्यूमर कोर्ट में जाकर ये प्रूफ करना पड़ेगा कि भैया देयर इज अ प्रॉब्लम इन द कुकर, दैट इज वाई ये फटा। तो इसमें ना अगर प्रूफ भी हो जाता था तो रिफंड मिलता था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, केस वेस होता नहीं था। पुराने वाले जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं, नए वाला केस में क्या, कुकर फटा, कोई प्रूफ नहीं, कुकर में प्रॉब्लम है तभी फटा, चल तेरे ऊपर केस होगा। तो नए वाले एक्ट में अगर प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आया, डायरेक्टली जिम्मेदारी कौन लेगा, सेलर लेगा, कोई प्रूफ करने का जरूरत नहीं है। इसी को बोलते थे प्रोडक्ट लायबिलिटी। इसी को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट लायबिलिटी। तो पिछले वाले, पुराने वाले एक्ट में प्रोडक्ट की लायबिलिटी कम थी, मैन्युफैक्चर की लायबिलिटी कम थी। नया वाले एक्ट में मैन्युफैक्चर की लायबिलिटी क्या है, ज्यादा है। अगर सामान में प्रॉब्लम आया, आज देखो आप लोग कुछ भी प्रॉब्लम होता है तुरंत रिटर्न रिटर्न मारते हो। अरे ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, कुछ भी प्रॉब्लम आता है तुरंत रिटर्न मारते हो। क्या अपने को प्रूफ करना पड़ता है क्या, नहीं, बस सिंपल भैया देख लो ये प्रॉब्लम लेके जाओ। अपने को कोर्ट में जाकर प्रूफ नहीं करना पड़ता है। खाली अपने फोटो, आजकल जोमेटो पे खाना मंगाते हो, अगर खुद से तुम ईंट, छोटा सा ईंट, कंकड़ पत्थर, हेयर निकाल के खाना में डाल दिया, फोटो खींच करके डाल दिया, लोग करता है, बदमाश लोग करता है, खुद का हेयर निकालेगा, खाना में डाल के फोटो क्लिक कर दे, भैया हेयर है नहीं खाएंगे, पैसा रिफंड आ गया। अब बाद में, हाँ, गंदा लोग तो कहीं लेगा, बाद में सब उतना पोर्शन फेंक देगा, बाद में खा लेगा। ऐसा करता है बहुत सारा लोग। तो पुराना वाला एक्ट होता नहीं कर पाता कि प्रूफ करना पड़ेगा तेरे हेयर है क्या चल डीएनए टेस्ट होगा इसका अभी वाला एक्ट में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता, तुरंत इमीडिएटली प्रॉब्लम आ जाता है। तो पुराने वाले लाइबिलिटी में प्रोडक्ट लाइबिलिटी कम थी, नए वाले एक्ट में प्रोडक्ट लाइबिलिटी क्या है, ज्यादा है। पुराने वाले एक्ट में आपको अगर कंप्लेंट ठोकना है तो भैया घर से निकलो, चप्पल पहनो, जूता पहनो, कंज्यूमर कोर्ट में जाओ, ऑनलाइन फिजिकल फॉर्म भरो, केस ठोको। नए वाले एक्ट में घर बैठे बैठे आज किसके ऊपर केस ठोकना, अच्छा आज इसके ऊपर चलो, वेबसाइट पे गया, कंप्लेन को रजिस्टर किया, सेंड किया, कंप्लेन कहाँ तक पहुंचा उसका स्टेटस भी देख लिया। जैसे अपने लोग कोई सामान मंगाते तो उसका स्टेटस दिखता है ना, कहाँ सामान पहुंचा। तो नया वाला एक्ट में आपको ऑनलाइन सपोर्ट मिलता है कंप्लेन करने में। तो अब आप बताओ पुराना वाला एक्ट फायदा था या नया वाला एक्ट में फायदा है, ऑब्वियसली नए वाला एक्ट में फायदा है। अभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होता क्या, सिंपल सा दो तीन वर्ड बताऊंगा। कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे यहाँ पे एक कानून है जिसका नाम क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। सर आप कंज्यूमर को क्या प्रोटेक्ट कर रहे हैं सर, जेड जेड प्लस सिक्योरिटी दे रहे हैं क्या, कि कंज्यूमर चलेगा तो पीछे पीछे आर्मी चलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। कंज्यूमर के इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन कर रहे हो। यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन मतलब क्या है, कंज्यूमर को आप जेड प्लस सिक्योरिटी नहीं दे रहे हो,
जैसे पीएम मोदी की जेड प्लस सिक्योरिटी है, यहाँ पे आप कंज्यूमर को जेड प्लस सिक्योरिटी नहीं दे रहे हो, यहाँ आप कंज्यूमर के राइट को प्रोटेक्ट कर रहे हो, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हो। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा है सर इतना तो समझ में आ रहा था कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात हो रही है, अब ये बताइए कंज्यूमर का राइट क्या है और कंज्यूमर का इंटरेस्ट क्या है, यही ना। चलो अब तुमको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, ये फ़ोन है, ये फ़ोन है, आप ये फ़ोन क्यों परचेज करते हो, आपका इंटरेस्ट क्या है। अगर एक कंपनी बोलती है कि ये फ़ोन 2 दिन तक इसका बैटरी चलेगा, ये फ़ोन में 5G सपोर्ट है, अगर ये फ़ोन में कैमरा बहुत अच्छा है, बैटरी बहुत अच्छा है, प्रोसेसर बहुत अच्छा है, कंपनी ने भर भर के तारीफ कर दिया, तो आप अगर इस फ़ोन को परचेज करना चाहते हैं तो आपका इंटरेस्ट क्या है कि कंपनी ने जो जो प्रॉमिस किया है ये फ़ोन हर एक प्रॉमिस पर खरा उतरे, यही तो आपका इंटरेस्ट है। हेलो, आपका इंटरेस्ट क्या है कि आप अगर ये फ़ोन, आपने फ़ोन का फीचर देखा, आपको फ़ोन पसंद आ गया, अब आप यही चाहते हो कि कंपनी ने जो प्रॉमिस किया है ये फ़ोन उस प्रॉमिस पर खरा उतरे, यही तो आपका इंटरेस्ट है। अगर कंपनी आपके प्रॉमिस, कंपनी ने जो भी वादा किया उस वादा पे स्टैंड आउट हो गया, खरा हो गया, तब तो आपको कंपनी के ऊपर ट्रस्ट बनेगा, आपको चीटिंग वाला फीलिंग नहीं आएगा, और आप मार्केट में अपने आप को ये फील करोगे कि मैं, मेरे साथ क्या हुआ है, जस्टिस हुआ है, न्याय हुआ है। आया समझे। लेकिन कंपनी ने जो जो प्रॉमिस किया फोन उस पर खरा नहीं उतरा, आपको कैसा लगेगा, चीटेड फील होगा, नहीं चीटेड फील होगा। और अगर आप चीटेड फील हुआ तो आपके साथ न्याय होना चाहिए कि नहीं न्याय होना चाहिए। तो अब आपके पास राइट है, क्या राइट है कि आप उसके ऊपर केस करें, आप क्या करें, उसके ऊपर केस करें। आप अगर केस करने गए और आपका कोई सुनने वाला नहीं है तो आपका राइट हैम्पर हो रहा है कि नहीं हैम्पर हो रहा है, बिकॉज आपके पास अधिकार है कि भैया अगर मेरे साथ चीटिंग हुआ है, गलत हुआ है, तो मेरा पैसा वापस करो, ले जाओ अपना फोन। अब आपका बात कोई सुने, दैट इज योर राइट। आप क्या करोगे, खराब सामान को वापस करोगे, पैसा अरे खराब सामान दे दोगे, अब पैसा क्या लोगे, वापस लोगे, जितना पेमेंट किए थे पैसा तो वापस लोगे। तो आपका राइट क्या, पैसा मिलना चाहिए, वो राइट मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सबसे पहले करता है कि जो तुम फॉल्स प्रॉमिस कर रहे हो, तुम पहली बात फॉल्स प्रॉमिस करो मत, क्योंकि अगर तुम गलत प्रॉमिस करोगे तो कंज्यूमर का क्या हैम्पर होगा, इंटरेस्ट। और कल को अगर कंज्यूमर का इंटरेस्ट हैम्पर हो भी गया तो कंज्यूमर के पास राइट होना चाहिए भैया पैसा मिले। कंज्यूमर के पास राइट है, किसी ने मेरे साथ चीटिंग किया, चल इसके ऊपर केस ठोक, तो वो केस होना चाहिए। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट दोनों को डील करता है, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करता है कि कंज्यूमर के साथ गलत ना हो, कल को गलत हो गया तो कंज्यूमर को राइट देता है कि भैया आओ और केस ठोको और तुम्हारा पैसा तुमको मिलेगा। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट दो चीज में ज्यादातर काम करता है, पहला वो कंज्यूमर के इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन करता है और अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करता है, और साथ ही साथ कंज्यूमर के राइट को प्रोटेक्ट करता है। अगर गलत हुआ तो सही करेगा, पहली बात गलत होने नहीं देगा, ध्यान सुनना, गलत होने नहीं देगा, और कल को अगर हो गया तो गलत को सही करेगा। मतलब अगर पैसा आपका बर्बाद हो गया गलत प्रोडक्ट की वजह से तो आपको रिफंड दिलाएगा। आपका राइट प्रोटेक्ट हो रहा है कि नहीं प्रोटेक्ट हो रहा है, आपका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो रहा है कि नहीं प्रोटेक्ट हो रहा है, दैट इज देयर इज ए लॉ। और लॉ का नाम क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अरे नाम सुना होगा, जागो ग्राहक जागो, ये कौन बताता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ही तो बोलता है, जागो ग्राहक जागो। अब अभी अपने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ेंगे, वहां भी सेम चीज था। समझ पा रहे मेरी बात। अच्छा अब एक चीज और सुनो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, आपको ना जब भी आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ोगे तो पहला वर्ड आएगा इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट वाला वर्ड याद रखे ना। आप कोई आज आप सब्जी खरीद रहे हो, अरे अपने ब्लिंकिट सब्जी मंगाते हैं ना, तो फोटो में दिख रहा बड़ी हरी हरी सब्जी है, आया सूखा सूखा, समझ रहा है, आया सूखा बासी सब्जी आया 2 हफ्ते का पुराना, लग रहा धूप में। भिंडी आया, लग रहा पापड़ बन गया, कट आवाज आ रहा है, खाओगे क्या, अरे खाओगे क्या, नहीं खाओगे। लौकी दिखाया इतना बड़ा, आया इतना बड़ा लौकी, छोटा सा आया, खाओगे क्या, पैसा तो अरे लिया 100 रुपया, आया छोटा सा लौकी आया, क्या करो, खाओगे क्या, नहीं खाओगे ना। तो आपका इंटरेस्ट क्या था, भैया हम जो ऑर्डर किए हमको वो दे दो,
आपने बोला आधा आधा केजी 500 ग्राम का लौकी है तो 500 ग्राम निकलना चाहिए। आपने बोला वेजिटेबल फ्रेश है तो फ्रेश निकलना चाहिए, यही तो मेरा इंटरेस्ट है। अब अगर मेरा इंटरेस्ट हैम्पर हो गया तो हमको बचाएगा कौन? ये लॉ बचाएगा। हम कंप्लेंट ठोकेंगे। अगर कंपनी पैसा वापस कर दी तब तो अच्छी बात है, नहीं वापस की चल भैया कंज्यूमर फोरम में, कंज्यूमर फोरम में जाएंगे, सारा बात बताएंगे, पैसा क्या लेंगे? वापस लेंगे। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमें अधिकार देता है कि अगर आपके साथ गलत हुआ तो आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे और आपके राइट को भी क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे। दो वर्ड का मतलब क्लियर हुआ। अब एक नया वर्ड सुनो, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। हमारा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से बचाता है और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट से भी बचाता है। अभी दो वर्ड का मतलब क्या? अच्छा, देख के तो लग रहा है कुछ गड़बड़ी होगा। अनफेयर, मिसलीडिंग, अरे बोलता ना ये मिसलीड कर रहा है, मतलब गुमराह कर रहा है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमें अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से बचाता है, मिसलीडिंग से बचाता है। सर अनफेयर का मतलब क्या है? पैकेट है? अरे सुनो सुनो, अनफेयर का मतलब वाला ये वॉलेट है, ये वॉलेट है, लिखा हुआ जेन्युइन लेदर। क्या लिखा हुआ है? जेन्युइन लेदर। भाई साहब लेदर है ही नहीं, रैक्सीन है। लेदर है ही नहीं, क्या है? रैक्सीन है, लेकिन लिखा क्या है? जेन्युइन लेदर। अब बताओ ये गलत, ये आप जो व्यापार कर रहे हो, आप लेदर लेदर बोल करके 200 का सामान 2000 में बेच रहे हो, भैया जेन्युइन लेदर है। तो लोग तो लेदर समझ के खरीद रहे हैं, निकला क्या? रैक्सीन, फालतू लेदर निकला। अरे पता फालतू टाइप का प्रोडक्ट निकला। अब ये प्रैक्टिस फेयर है या अनफेयर है? बोलो, ये प्रैक्टिस फेयर है क्या अनफेयर है? अनफेयर। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बोलता है ना कि जितने भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो रहा सबके ऊपर केस होना चाहिए। तो एक तो ये लोग क्या किया ना, भयंकर कानून बना के रखा है कि कोई दुकानदार अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना करे। लेट से किसी के अंदर हिम्मत आ गया, हम तो करेंगे, चल तेरे ऊपर केस होगा। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या करता है? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से बचाता है। एक और एग्जांपल देता हूं, टाटा नमक है, लिखा है 1 kg, तो कितना होना चाहिए? 1 kg होना चाहिए, ठीक है। एक और नमक है, मान लो आशीर्वाद नमक है, लिखा है 1 kg, जो आपने उसको वजन किया निकला 900 ग्राम, तो 100 ग्राम तो मार लिया, 100 ग्राम तो वो खत्म कर दिया। अब बताओ एक कंपनी अगर 100 ग्राम करके सेव कर रही है तो पूरे साल भर में कितना नमक सेव कर रही है? और कितना पैसा ले रहा है? 1000 ग्राम का, और दे रहा है 900 ग्राम, तो 100 ग्राम तो वो पैसा ले लिया एक्स्ट्रा। अब सोचो कंपनी को कितना फायदा हो जाएगा। ये प्रैक्टिस फेयर है या अनफेयर है? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भैया मना करता है कि भैया ये सब घटिया काम मत करो। कल को कर दिए और कंज्यूमर ने केस कर दिया, कंज्यूमर ने क्या किया? केस कर दिया, तो तुम तो गए, तुम्हारी कंपनी तो गई। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का और एग्जांपल सुनना है, और एग्जांपल सुनना। आज कपड़े में देखो लोग बोलते कॉटन, प्योर कॉटन, कॉटन निकला ही नहीं, टेली कॉटन निकल गया, अलग टाइप का फैब्रिक निकल गया। गलत है कि नहीं गलत है? आपने कॉटन कॉटन बोल के चिपका दिया, बाद में कॉटन निकला ही नहीं, तो अपने रिफंड करेंगे। सामने वाला अगर मानेगा तो अच्छी बात है, नहीं मानेगा तो केस ठोकेंगे, भैया ये तो कॉटन बोल के हमको चिपकाया था। अच्छा, आप किसी से सामान खरीदने गए, आपको बिल नहीं दे रहे, या बिल दिया तो फेक बिल दिया। अब आप बताओ फेक बिल गलत है कि नहीं गलत है? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंज्यूमर को के राइट को प्रोटेक्ट कर रहा है, इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है कि भैया ये सब काम नहीं होना चाहिए। दुकानदार को मना करता है कि भैया तुम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस मत करो, क्योंकि जिस दिन तुम पकड़ा गए तुम्हारे ऊपर ऐसा पेनल्टी लगाएंगे, या तो तुम्हारी दुकान बंद हो जाएगी या तो तुम्हारा गुडविल हैम्पर हो जाएगा। ये था अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अब बात करते हैं मिसलीडिंग। मिसलीडिंग, फेयर लवली, मिसलीडिंग, फेयर लवली। फेयर लवली क्या बोलता है? फेयर लवली क्या बोलती? जितनी भी फेयरनेस क्रीम है क्या बोलती है? लगा के गोरा हो जाओ। कितना जन गोरा हुआ आज तक बताओ ना, कितना जन गोरा हुआ आज तक बताओ? तो लगा के गोरा हो जाओ, कितना जन गोरा? कोई तो हुआ नहीं आज तक, ना कभी होगा। अगर इतना ही गोरा था तो साउथ अफ्रीका में जाकर सबको गोरा कर दे, वेस्ट इंडीज में जाकर के, केन्या में जाकर के, कोई तो गोरा नहीं हुआ। आपको अगर थोड़ा सा साइंस पता है, स्किन जेनेटिक पे डिपेंड करता है। आपके माँ बाप जैसे वैसी आपकी स्किन रहेगी। मैं कितना भी धूप में रह जाऊँ, मेरा स्किन हफ्ता भर 2 हफ्ता के लिए काला हो जाएगा, लाल हो जाएगा, लेकिन बाद में ठीक फिर जैसा स्किन वापस आ जाएगा। स्किन वैसे ही होता है हम लोग, स्किन जेनेटिक पे डिपेंड करता है, फ्री क्रीम पे डिपेंड नहीं करता। समझ रहे मेरी बात? क्रीम रूम पे डिपेंड नहीं करता। अब आप बताओ एक कंपनी है बोल रही है ये लगा के गोरा हो जाओगे,
ये बताओ, ये एडवर्टीजमेंट मिसलीडिंग है कि नहीं मिसलीडिंग है? हर सांवला आदमी अपने आप को बोल रहा है यार ये क्रीम लगा लेंगे तो गोरा हो जाएंगे। सेकंड थिंग, आज आज देखना, मुंह में रजनीगंधा कदमों में दुनिया, है ना? नाम सुना है ये वाला आपके? मुंह में रजनीगंधा और कदमों में दुनिया, ये क्या लॉजिक है? पान मसाला खा के कदम पे दुनिया आएगी, ये क्या लॉजिक है? ये तो मिसलीडिंग हो गया ना, ये तो मिसलीडिंग है। आज देखना बहुत बड़ी कंपनी दारू का एडवर्टीजमेंट करती है, दारू कंपनी दारू बेच रही है पर एडवर्टीजमेंट करेगी वाटर का, सोडा का। मैकडोनल्ड्स, नाम सुना है? मैकडोनल्ड्स क्या बोल के लास्ट में लिख देगा सोडा, लेकिन सबको पता है मैकडोनल्ड्स क्या है, दारू है। ये सब मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है। आज माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है, एवरेस्ट कूद रहा है। अरे भाई चीनी, कार्बोनेटेड ड्रिंक, ये सब मिला करके तुम बनाए हो, और तुम क्या करो वहां से? सोचो अगर कोई माउंटेन ड्यू पी करके अपना 36 कूद गया, बोला डर के आगे जीत है, ये सब तो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है। ये सब तो मिस। और तुम लोग अब देखा होगा क्लोजअप का आता था, पूरा फ्रेश हो गया, दुनिया पूरी फ्रेश हो गई है, हैं? मुंह से बास आता है बोलता ये सब क्या मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है? परफ्यूम का देख लो, शर्ट खोला पब्लिक में ऐसे किया है, सब आसपास आगे चिपक गया, ये सब क्या मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सब मना करता है कि भैया तुम गंदा तरीके से एडवर्टीजमेंट मत करो। अब बोलोगे सर होता तो है, इंडिया है, इंडिया में घुसखोरी भी तो चलती है, इंडिया में तो सब कुछ चलता है, होता है अलग बात है, पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इन सबसे मना करता है कि आप अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस मत करो, आप मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट मत करो। समझ पा रहा मेरा बात? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है किसको प्रोटेक्ट करता है? पहला, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। कंज्यूमर का इंटरेस्ट क्या है? आपने जो वादा किया आप उस पर खरा उतर जाओ, यही तो मेरा इंटरेस्ट है, यही तो मेरा इंटरेस्ट है। आज आप मेरे से पढ़ने आए हो, मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं सेमेस्टर 4 पढ़ाऊंगा, तो आपका इंटरेस्ट क्या है कि सर सेमेस्टर 4 अच्छे से पढ़ा दो, यही तो आपका इंटरेस्ट है। आपका इंटरेस्ट मेरा बैंक में थोड़ी है, आपका इंटरेस्ट मेरा कोचिंग सेंटर में थोड़ी है, आपका इंटरेस्ट है कि आपका टाइम पे सिलेबस पूरा हो जाए, आपको सही नॉलेज मिल जाए, यही तो आपका इंटरेस्ट है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। अन इंटरेस्ट अगर हैम्पर हो गया तो आपके राइट को प्रोटेक्ट करता है। राइट मतलब आपको राइट है कि आप मेरे ऊपर केस करो, तो एटलीस्ट कोई सुनने वाला भी तो होना चाहिए। अगर कोई सुन रहा है और आपको पैसा रिफंड करवा दिया तो आपका राइट क्या हो गया? प्रोटेक्टेड हो गया। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है, आपके राइट को प्रोटेक्ट कर रहा है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से बचाता है, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट से बचाता है। सर इसका मेन ऑब्जेक्टिव पता क्या है? कंज्यूमर के साथ गलत ना हो। इतना देर तक जो मैं बोला, इतना देर तक जो मैं बोला, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कंज्यूमर के साथ गलत ना हो। समझ गया ना? क्लियर है पूरा? इस अभी तक मैंने कुछ मार्क नहीं करवाया, इस पूरे चैप्टर का तुमको अभी बस ओवरऑल दिया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अब पुराने एक्ट और नए एक्ट में थोड़ा डिफरेंस देख लो। पहला, पुराना एक्ट इनएक्ट कब हुआ था? 1986। नया वाला एक्ट कब आया? 2019। ठीक है, पुराने वाला एक्ट में ई कॉमर्स और ऑनलाइन शॉपिंग का कोई कवरेज नहीं था, नया वाला एक्ट में इसका कवरेज था। ठीक है, पुराने वाले एक्ट में ना कोई सेपरेट अथॉरिटी नहीं थी। अथॉरिटी जैसे आज हमारा गली वली जो साफ होता है, रोड साफ होता है, स्ट्रीट पे जो लाइट जलता है, इन सब का जिम्मेदारी कौन लिया? केएमसी, कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। आज आपके गली में कुछ भी प्रॉब्लम होता है कि लाइट नहीं जल रहा है, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है, तो आप पानी नहीं आ रहा है, आप किसको कंप्लेंट ठोकते हो? केएमसी को ठोक। तो केएमसी क्या एक सेपरेट बॉडी है जो इस प्रॉब्लम को देखती है। तो पुराने वाले एक्ट में कंज्यूमर के राइट को, इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग से कोई अथॉरिटी नहीं था। पर नए वाले एक्ट में एक नया अथॉरिटी आया जिसका नाम है सीसीपीए। क्या नाम है? सीसीपीए। सीसीपीए, सीएसी मतलब सेंट्रल कंज्यूमर प्रोडक्शन अथॉरिटी, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोडक्शन अथॉरिटी, सीसीपीए। यही जिम्मेदारी से आरबीआई सारे बैंकों को कंट्रोल करता है, ऐसे ही सीसीपीए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड कानून बनाता है, कितना पेनाल्टी चार्ज करना है, कुछ अगर गलत हो रहा है तो सारे गलती को यही देखता है और प्रॉब्लम को क्या करता है? सॉल्व करता है। तो पुराने वाले एक्ट में सीसीपीए बोल के कोई चीज़ नहीं था।
नए वाले एक्ट में एक अलग से अथॉरिटी बन गया जिसका नाम क्या है, सीसीपीए, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोडक्शन अथॉरिटी। तो न्यू सीसीपीए फॉर्म टू स्टॉप अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और मिसलीडिंग एड। ठीक है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और मिसलीडिंग एड। सुनो, तुमको बताओ एक चीज, तुम लोग इसका नाम सुना है, म्यूचुअल फंड का नाम सुना, म्यूचुअल फंड? देखना, म्यूचुअल फंड का एडवर्टीजमेंट कोई सलमान खान या कटरीना कैफ ये सब नहीं करती है। देखना म्यूचुअल फंड, हाँ म्यूचुअल नहीं, ये भी नहीं करते। म्यूचुअल फंड का एडवर्टीजमेंट पता कौन करता है? जो देश के हीरो है, जो नेशनल हीरोज हैं, जो देश को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे इंडियन क्रिकेट टीम है ना, ये लोग देश को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इनको ये पावर दिया गया है। तो म्यूचुअल फंड एसोसिएशन और सीसीपीए दोनों ने मिल करके बोला है कि भैया म्यूचुअल फंड में ना ये सेलिब्रिटी लोग नहीं आएगा। अब तुम सुनो, मैं भाईजान का फैन, ध्यान सुनना, ऐसे वैसे मैं रियल एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, मैं फैक्ट, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो मैं भाईजान का फैन हूँ, अब भाईजान ने बोला आईसीआईसी बैंक वाला म्यूचुअल फंड अच्छा है, हम बोला यार भाईजान बोला तो ठीक ही बोला होगा, जो भी जमा पूंजी है कहाँ डाल दिया, आईसीआईसी बैंक म्यूचुअल फंड में डाल दिया। 2 साल बाद एक कंपनी डूब गई, मेरा पैसा भी डूब गया। आज आप इन्वेस्टमेंट करने चाहते हो तो आप सामने वाले कंपनी का बैलेंस शीट, उसका रेपुटेशन क्या है, पिछले पिछले पास्ट परफॉर्मेंस, इन सबको देख करके, इकोनॉमिक कंडीशन को देख करके फिर आप क्या करते हो, पैसा लगाते हो। लेकिन आपने किसको पैसा देख के लगा दिया? भाईजान को पैसा देख कर लगा दिया। अब हर इंसान का कोई ना कोई फेवरेट तो होता ही है। आ? क्रिकेटर में, जो क्रिकेटर वाले में हो रहा है ना, क्रिकेटर वाले में एक्चुअली वहां पे तो क्लियरली बोल दिया जाता है म्यूचुअल फंड आपको करना है, लेकिन वहां पे देखना डिस्क्लेमर आता है, टर्म्स एंड कंडीशंस आता है। और वैसे भी क्रिकेटर लोग जो करता है ना, उनको नेशनल हीरोज, मतलब हमारे इंडिया में क्रिकेट को काइंड ऑफ जो सेलिब्रिटी नाम मान करके नेशनल हीरोज माना जाता है। जैसे सचिन तेंदुलकर भारत रत्न है, एमएस धोनी, इन्होंने इंडिया का नाम रोशन किया है। तो जो बड़े बड़े इंडियन क्रिकेटर है ना, वो भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, समझ गया ना? तो ये लोग, जैसे शाहरुख खान लोग को सेलिब्रिटी में डाल दिया गया, ये क्रिकेटर लोग सेलिब्रिटी नहीं है, ये लोग नेशनल हीरोज में आता है, समझ गया ना? जैसे अब ये अभी जो भाला फेंकने में नीरज नीरज चोपड़ा, हाँ, तो ये सब नेशनल हीरोज में जो ओलंपिक जिता रहे हैं, इनसे क्या देश का नाम हो रहा है, ये सब आके कर सकते हैं। अब प्रियंका चोपड़ा बोलोगे नहीं करेगा, नीरज चोपड़ा करेगा समझ में आया ना? तो ये मना करता है, ठीक है? तो सीसीपी ये मना करता है कि सेलिब्रिटी लोग नहीं आएगा। क्लियर हो रहा है चीज? ओके। अब इसे तुमको पता है ना धोनी के बारे में, धोनी इंडियन आर्मी के कर्नल या कर्नल कर्नल रैंक पे है ना, अरे उनको उपाधि दिया गया है। तो वो आके कर सकते हैं, बिकॉज वो इंडिया को रिप्रेजेंट करे, इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट करे, वो कर सकते हैं। लेकिन देश के सेलिब्रिटी नहीं कर सकते, क्योंकि सेलिब्रिटी का क्या होता है, फैन फॉलोइंग होता है, तो फैन फॉलोइंग अंधा हो जाएगा, समझ गया? अब मान लो लड़का लोग है, कोई फेवरेट हीरोइन को पसंद करता है, और वो दीदी बोल दी, लड़का और दीदी लोग के बात में आ गया, अब मम्मी से पैसा ले लिया, मम्मी का पैसा डूब गया, तो दिक्कत हो जाएगा। ओके। प्रोडक्ट लायबिलिटी, जो एग्जांपल दिया था ना कुकर फटने का, ये पहले वाले में क्या था, कुकर फट गया, कोर्ट आके प्रूफ करो कुकर में प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम है। वो मम्मी वो रबर लेके जा रही, देखिए इसमें दाल लगा, देखिए देखिए कुकर फटा हुआ है। अभी का नया वाला एक्ट में कुछ नहीं भैया, कुकर फटा ना, जरूर फालतू सामान तुम दिया होगा। इस बार कंज्यूमर को नहीं प्रूफ करना है, इस बार किसको प्रूफ करना है, कंपनी को प्रूफ करना है कि मेरा प्रोडक्ट सही था। पुराने वाले एक्ट में कंज्यूमर को प्रूफ करना पड़ता, मतलब गलत भी हुआ प्रूफ भी करे। नया वाला एक्ट में बोलता है चल रिफंड दे, चल रिफंड दे, बोला सर मेरा कुकर सही, बोला प्रूफ कर अगर प्रूफ कर ले गया तब तो रिफंड नहीं देना पड़ा, और नहीं प्रूफ कर पाया तो रिफंड देना पड़ेगा। तो नया वाला एक्ट में क्या हो रहा है कि जो प्रोडक्ट की लायबिलिटी है वो कंज्यूमर के ऊपर, कंज्यूमर से शिफ्ट करके किसके ऊपर डाल दिया गया, मैन्युफैक्चरर और कंपनी के ऊपर डाल दिया गया। समझ पा रहा मेरा बात? देखो, नॉट क्लियरली मेंशन्ड, यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस्ड क्लियरली, मतलब नया वाला एक्ट में क्लियरली मेंशन है कि भैया अगर प्रोडक्ट खराब है तो इसका जिम्मेदारी मैन्युफैक्चरर लेगा, कंपनी लेगा, कंज्यूमर नहीं लेगा। फाइलिंग है कंप्लीट, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फिजिकल फॉर्म में होता था कि भैया जाओ फिजिकल फॉर्म भरो, और यहाँ पे आजकल तो घर बैठे बैठे कंप्लेंट ठोको, ठीक है? मेडिएशन ऑप्शन, पुराने वाले एक्ट में क्या होता था कि कोर्ट के बाहर सेटलमेंट नहीं होता था, आर्बिट्रेशन बोल के एक चीज़ होती है, जैसे दो दोस्त लड़ रहे हैं, अपने लोग बीच में जाते हैं, समझाते हैं मत लड़,
छोटी सी जिंदगी है, लड़के क्या करेगा, आए समझाते नहीं समझाते? अरे दो दोस्त हैं, आपस में लड़ रहे हैं, क्या करेगा, जाके उसमें और आग लगा देगा, हाँ भाई ठीक ही बोल रहा था और मार इसको। ऐसा थोड़ी होगा। दो दोस्त अगर लड़ रहे हैं तो अपने समझौता करवाते, समझौता कराते हो, दोनों को क्या करते, बैलेंस करते, अब मामला क्या करते, ठंडा करते। अगर कोई अच्छा दोस्त होगा तो, और कोई खराब दोस्त होगा तो, समझ रहे ना, किसी को सपोर्ट करेगा और मार खिलवा देगा। तो पुराने वाले एक्ट में क्या होता था कि थर्ड पार्टी का कोई ऑप्शन नहीं था। अगर सेटलमेंट करना है तो कोर्ट में ही होगा। अब सोचो तुम्हारा कुकर में प्रॉब्लम आया 2025 में, मामला गया कोर्ट में, 2050 में आया है, हाँ ठीक है कुकर गलती था, 25 साल तक कुकर बेचारा पीछे पड़ा हुआ है, कब फैसला आएगा? है बस अपने 25 साल तक कुकर कहाँ पड़ा, सरकारी ऑफिस पड़ा हुआ है। अब बताओ क्या प्रॉब्लम। नए वाले एक्ट में सिंपल सा बात बोल दिया गया कि अगर आपको कोर्ट नहीं जाना है तो आपको आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर लेना। आर्बिट्रेटर कौन होता है? एक थर्ड पार्टी होता है जो कोर्ट के बाहर ही मामला सेटल कर देता है। जैसे होता है ना थर्ड पार्टी, दो दोस्त आपस में लड़ रहे हैं तो तीसरा दोस्त आके बचा लेता है, चलो मामला खत्म करता है। ऐसी आर्बिट्रेटर होते हैं जो इनका भी सुनेंगे और इनका भी सुनेंगे और बीच में कोशिश करेंगे मामला क्या हो जाए, कोर्ट के बाहर ही सुलझ जाए। दैट इज कॉल्ड सेटलमेंट। तो पुराने केस में सेटलमेंट का कोई ऑप्शन नहीं था, नया केस में सेटलमेंट का ऑप्शन था। क्लियर हो गया? अब आगे तुम लोग पढ़ लेगा ना। अच्छा, यहाँ जो इंट्रोडक्शन टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, पहला डेट ऑफ इनैक्टमेंट क्या है? 9 अगस्त 2009। इनैक्टमेंट का मतलब होता है प्रेसिडेंट ने, तुम लोग को मैंने एक चीज़ पढ़ाया था ना, पहले बिल बनता है, फिर बिल पार्लियामेंट में पास होता है, पार्लियामेंट फिर क्या करता है, प्रेसिडेंट साइन करता है। जब प्रेसिडेंट साइन करता है उसको बोलते हैं इनैक्टमेंट। तो 9 अगस्त 2009 में, 9 अगस्त 2019 में ये बिल के ऊपर, ये जो बिल है ना इसके ऊपर देश के राष्ट्रपति ने क्या किया, साइन किया। इसी को बोलते हैं इनैक्टमेंट। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल के ऊपर 9 अगस्त 2019 को साइन किया गया प्रेसिडेंट के द्वारा। दैट इज वाई देयर इज ए इनैक्टमेंट डेट। अच्छा, इनैक्टमेंट कमेंसमेंट कब आया? 20 जुलाई 2020, ऑलमोस्ट एक साल के बाद। देखो ना, एक साल का गैप है कि नहीं गैप है। 9 अगस्त 2019 को प्रेसिडेंट ने साइन किया, लेकिन 20 जुलाई 2020 को पूरे देश में लागू हुआ। कहाँ कब? अब कमेंसमेंट का मतलब पता क्या होता है कि जिस दिन भारत का जो राज्यपत्र www.egazetted.nic.in पढ़ाए थे इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर में, www.egazetted.nic.in, जिस दिन इस वेबसाइट के ऊपर ये वाला पीडीएफ अपलोड कर दिया गया, मान लिया जाएगा पूरे देश में कानून लागू हो गया। भारत का राज्यपत्र, पुराने टाइम में देखना राजा महाराजा लोग आता था ना, कपड़े पे लिखा रहता था और मंत्री पढ़ के सुनाता था। ऐसे ही आज के टाइम पे कोई राजा महाराजा का सीन तो है नहीं, तो आज के टाइम पे क्या है, वेबसाइट है भारत का राज्यपत्र का एक वेबसाइट, इसको ऑफिशियल गैजेटे बोलते हैं, ओजी बोलते हैं, ऑफिशियल गैजेटे ओजी, www.egazetted.nic.in। इस वेबसाइट पर जब ये बिल को अपलोड कर दिया जाता है, इसी को बोलते हैं कमेंसमेंट डेट। ये जो एक्ट बना ना, इस एक्ट को इस वेबसाइट पे छाप दिया जाता है। जिस दिन वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, मान लिया जाएगा पूरे देश में नया एक्ट लागू हो गया। और नया एक्ट का नाम क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। अब मान लो प्रीति बोलती हमको नहीं पता कब आया, तो कोर्ट प्रीति को यही बोलेगा आपको पता रहे आपको पता ना रहे, जिस दिन वेबसाइट के ऊपर छाप दिया गया मान लिया जाएगा सबको पता है। मान लो तुमने किसी का मर्डर किया, ठीक है, और ताज़ा एक ठो एक्ट आया कि मर्डर करने पर डायरेक्टली फांसी। मान लो मंडे को नया एक्ट बना कि मर्डर करने में फांसी, और मंडे को ही www.egazetted.nic.in पर ये वाला पीडीएफ अपलोड कर दिया गया मंडे को। और ट्यूसडे के दिन प्रीति ने किसी का मर्डर कर दिया, प्रीति और भूमि मिलकर किसी का मर्डर कर दिया। बाद में इनसे पूछा गया क्यों मर्डर किया, बोला क्या होगा, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट। अरे घर में खाना मिलता है, जेल में खाना मिलेगा, खाएंगे, क्या दिक्कत है। तो प्रीति और भूमि को बोला जा रहा है सुनो फांसी है। भूमि बोल रहे अरे अभिषेक साहब तो पढ़ाए थे फांसी नहीं था। बोला अभी स्टर्डे नया वाला एक्ट आया है, नया वाला एक्ट आया कि मर्डर करने पर डायरेक्टली क्या है, फांसी है। समझ पा रहा है मेरा बात? तो अब अगर कोई बोलता है कि नहीं हमको नहीं पता या हम नहीं जानते हैं,
तो कानून यही बोलता रहे भाई, तुमको पता रहे या तुमको ना पता रहे, डजंट मैटर। उस वेबसाइट के ऊपर अगर कोई भी कानून अपलोड कर दिया जाएगा तो ये मान लिया जाएगा पूरा देश जानता है, दैट इज कॉल्ड डीम्ड अप्रूवल। क्या बोलते हैं? डीम्ड अप्रूवल। 9 अगस्त क्या है? इनएक्टमेंट डेट। और 20 जुलाई क्या है? 20 जुलाई 2020 क्या है? कमेंसमेंट डेट। क्लियर है? ऑब्वियसली ये एक्ट कहां पास होगा? इंडियन पार्लियामेंट में। जितना भी एक्ट होता है वो कहां पास होता है? पार्लियामेंट में। अगर वो सेंट्रल एक्ट होगा तो सेंट्रल पार्लियामेंट, अगर स्टेट एक्ट होगा तो स्टेट का पार्लियामेंट। क्लियर है ना? ओके। ये एक्ट क्यों बनाया गया? कंज्यूमर के राइट को और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, हैम्पर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, बोलो ना। कंज्यूमर के राइट को, इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, हैम्पर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है। इसने क्या किया? पुराना एक्ट को रिप्लेस किया, सारा का सारा बात यहाँ पे लिखा हुआ। इट रिप्लेस द ओल्ड एक्ट, इट रिप्लेस द ओल्ड एक्ट 1986 एंड नया चेंज आया। नया चेंज में क्या क्या? नया चेंज में क्या क्या? पहला ऑनलाइन वाला चार्ज, भैया तुम ऑनलाइन केस ठोक सकता है। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट नहीं करने देंगे। मुंह में रजनीगंधा, कदमों दुनिया नहीं होने देंगे। जुबा केसरी नहीं होने देंगे। ठीक है। ई कॉमर्स रूल, ये जो ऑनलाइन वाला सब कुछ चल रहा है ना, वो क्या है? ई कॉमर्स है। अब प्रोडक्ट लायबिलिटी, इस बार कंज्यूमर प्रूफ नहीं करेगा। कौन प्रूफ करेगा? कंपनी प्रूफ करेगी कि मेरा प्रोडक्ट सही था। इसका पर्पज क्या है? टू मेक श्योर कंज्यूमर नॉट चीटेड एंड गेट क्विक जस्टिस। अच्छा सच बताओ, तुम्हारे साथ अगर गलत होता है तो कितना बुरा लगता है ना? अगर अपने साथ गलत होता है, चीटिंग कोई करता है तो बहुत बुरा लगता है ना, चीटिंग वाला जो फील आता है। तो इस एक्ट का एक ही उद्देश्य है कि कंज्यूमर कंज्यूमर को चीटिंग वाला फील ना हो, कंज्यूमर को ये ना लगे कि मेरे साथ क्या हुआ है? गलत हुआ है। क्लियर है? ऑब्जेक्टिव क्या है ये वाला एक्ट का? पहला ऑब्जेक्टिव क्या है देखो, कंज्यूमर के राइट को प्रोटेक्ट करना। ठीक है। टू प्रोवाइड सिंपल और फास्ट सिस्टम टू सॉल्व कंप्लेंट। आजकल ये सच में, तुम कोई कंप्लेन करो बहुत जल्दी इसका सोल्यूशन आ जाता है। ऐसा थोड़ी। आज देखो ना, कुछ भी प्रॉब्लम वगैरह होता है, हफ्ता भर में रिफंड आता है कि नहीं? रिफंड आता है। और कंपनी अगर रिफंड करने के लिए नहीं बोलती है ना, उसे कान में थोड़ा सा बोल दो, इधर आओ, कंज्यूमर फोरम में जा रहे हैं, हाथ पकड़ा, दीदी मत जाओ, भैया मत जाओ, हम रिफंड कर देते। बहुत डरती कंपनी। अभी रिसेंटली हुआ ना, एक स्टूडेंट का, मेरे स्टूडेंट का था, अंकित बोल करके है, वो लैपटॉप मंगाया फ्लिपकार्ट से, फ्लिपकार्ट से लैपटॉप मंगाया असूस का। ठीक है। क्या देखो फ्लिपकार्ट खोल के, मतलब हुआ केस क्यों, क्या हुआ? एक बार मंगाया तो उसका माउस पैड काम नहीं कर रहा था, तो कंप्लेंट होगा तो रिप्लेसमेंट दिया, तो रिप्लेसमेंट में आया तो सेम प्रॉब्लम फिर आया। तो अब कंपनी पता क्या बोले? नहीं नहीं हमारा ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो 2-4 दिन प्रॉब्लम किया फ्लिपकार्ट वाला कि असूस से बात करो, असूस बोलता फ्लिपकार्ट से बात करो, ऐसे कर रहा है। मैंने अंकित को बोला, अंकित कुछ मत कर, फ़ोन लगा के बोल दे हम जा रहे हैं कंज्यूमर फोरम में। फ्लिपकार्ट वाला, असूस वाला बोलता अरे कहाँ जा रहे हैं, हम तो मजाक कर रहे थे 2 दिन से, आइए आपका पैसा देते हैं। पैसा आ गया, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ा। आप अगर डायरेक्टली कंपनी को बोल देते हो जा रहे कंज्यूमर फोरम में, तो कंज्यूमर फोरम भैया इन लोगों का अच्छा खासा पेनाल्टी लगाती है। पता है, अगर 50,000 का लैपटॉप है तो 50,000 रिफंड करेगा, प्लस 2-4-5 दिन जो परेशान किया उसके बदले अलग से पैसा देना पड़ेगा। तो इन लोग को देखो, इन लोग को अच्छे से पता था लैपटॉप में प्रॉब्लम है, अच्छे से पता था, फिर भी वो लोग क्या कर रहा था, होता ना नौटंकी कर रहा। जैसे ही कंज्यूमर फोरम का नाम सुना कि भैया कस्टमर कंज्यूमर फोरम में जा रहा है, इन लोग का हवा हवा टाइट हो गया, हवा मतलब हालत खराब हो गया इन लोग का। बुला करके पैसा दिया है, रिफंड भी आ गया, लेके भी गया, क्योंकि पता है कि जब मामला जब कोर्ट में जाएगा तो 50 का 50,000 भी वापस करना पड़ेगा, हो सकता है 5,000 10,000 एक्स्ट्रा वापस करना पड़ जाए, क्योंकि मेंटल हैरासमेंट का भी तो पैसा लेंगे भैया, तुम्हारे वैसे हम हरास हुए। तो टू प्रोवाइड सिंपल एंड फास्ट सिस्टम टू सॉल्व द कंप्लेंट, जो भी कंप्लेंट हो तुरंत सॉल्व हो जाए, इसका ऑब्जेक्टिव यही है। टू पनिश द कंपनी डूइंग अनफेयर एंड मिसलीडिंग प्रैक्टिस, अगर कोई कंपनी गलत काम कर रही है, मिसलीडिंग प्रैक्टिस कर रही है, तो उसको क्या मिले? पनिशमेंट मिले। पनिशमेंट कैसे मिलता है? डायरेक्टर को जेल में डाल दो, या कंपनी को वाइंड अप कर दो, या कंपनी के ऊपर पेनाल्टी लगा दो। पनिशमेंट किसी भी तरीके से होगा। देखो, अगर किसी को मारना है लाइफ में, सुनो ध्यान सुनना, अगर किसी को लाइफ में मारना है 2-3 तरीके से मार सकते हो। एक तो उसका मुंह हाथ तोड़ दो, एक वो तरीका है। दूसरा तरीका है कि उसको इकोनॉमिकली मार दो। इकोनॉमिकली मतलब क्या है? जो काम करता था, जहां जॉब करने जा रहा है वहीं भड़का दो, फालतू आदमी है तो उसको जॉब नहीं मिल रही, तो जब वो जॉब नहीं मिलेगा दिन भर परेशान रहेगा। या जहां पे वो काम करता है वहां पे आग लगा दो, आपस में लड़ रहा है लोग, तो आप उसको डायरेक्टली ना परेशान करके इनडायरेक्टली परेशान कर रहे हो। तीसरा, अगर किसी को मारना है
तीसरा अगर उसे मारना है तो जहाँ पे आसपास में वो रहता है उसको उधर तकलीफ दे दो, उसका बिजली काट दो लाइन काट दो, ये काट दो। तो दो तीन तरीके से, चार तरीके से आप किसी को परेशान कर सकते हो, ठीक है। तो कंपनियां ऐसे ही करती हैं, कभी प्रोडक्ट खराब दे देंगी और एक्सेप्ट नहीं करेंगी कि मेरा प्रोडक्ट खराब है, ये हो गया परेशानी। कभी कभी प्रोडक्ट अच्छा देती हैं, ठीक है, लेकिन सर्विस होता ना, आफ्टर सेल सर्विस, अरे मैटर करता कि नहीं मैटर करता, वो आफ्टर सेल सर्विस खराब दे रही हैं, उधर परेशानी होता है। कभी कभी प्रोडक्ट भी अच्छा है, आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छा है, लेकिन इन्होंने बोला था कि भैया हमारी जो प्रोडक्ट है वो 4 साल 5 साल चलेगा, जितना वादा किया तो उससे 1 साल कम किया, तब भी तो चीटिंग वाला फीलिंग आता है। तो किसी भी तरीके से कंपनी अगर आपको परेशान कर रही है, हर एक चीज का सोल्यूशन कहां पे है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। इसलिए एक वर्ड बोला गया, टू पनिश द कंपनी इज डूइंग अनफेयर और मिसलीडिंग प्रैक्टिस, कि किसी भी तरीके से अगर वो लोग मिसलीड कर रहा है या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहा है, हर तरीके का प्रॉब्लम का सोल्यूशन कहां पर है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में है। अब अगर सर अगर प्रॉब्लम हुआ तो क्या हुआ, सिंपल से भैया, कंज्यूमर फोरम हमारे कैलकाटा में ना, रविंद्र सदन नाम सुना है, एक साइड मोड में कंज्यूमर फोरम है। अगर लाइफ में कुछ भी तकलीफ होता प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, अब मत सर ब्रेकअप हो गया जा रहे कंज्यूमर फोरम में, ऐसे थोड़ी मत जाना, आ रहा ना, प्रोडक्ट के रिगार्डिंग या सर्विस रिगार्डिंग प्रॉब्लम होगा, वहां जाके कंप्लेंट ठोक सकता है या घर बैठे बैठे भी कर सकता है, ठीक है। फीचर्स क्या है इस एक्ट का, फीचर्स का पहला, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों शॉपिंग के बारे में बात करता है। घर बैठे बैठे ई फाइलिंग, मतलब घर बैठे बैठे आप कंप्लेंट ठोक सकते हो। नया अथॉरिटी आया जो एक्शन लेता है, जो गलत गलत एडवर्टीजमेंट होता है ना, सीसीपीए, सीसीपीए एक नया अथॉरिटी है जो एक्शन लेता है कि भैया आप गलत एडवर्टीजमेंट वगैरह मत करो, अगर करोगे तो भयंकर आपको पेनाल्टी होगा, ये सीसीपीए एक्शन लेता है। प्रोडक्ट लायबिलिटी और मीडिएशन की भैया कोर्ट के बाहर सेटलमेंट कर लो, ये उसका क्या है फीचर्स। फीचर्स में कोई दिक्कत, लाइव स्टूडेंट फीचर में कोई दिक्कत एक बार बोल दो मेरे को प्लीज। ओके, कुछ डेफिनेशन है। अच्छा, ये जो डेफिनेशन मैं पहले बता दे रहा हूँ, ये डेफिनेशन दो टाइप का है। अभी जो डेफिनेशन दे रहा हूँ एटलीस्ट तुम इसको याद करके एग्जाम में पास हो जाओ, इंटरनल एग्जाम में। लेकिन जब तुम्हारा फाइनल एग्जाम आएगा उसमें कुछ कुछ डेफिनेशन में चेंज करूँगा, क्योंकि पता है जैसे कुछ कुछ डेफिनेशन मैंने वर्चनल डाला जो एक्ट में डाला हुआ, और कुछ कुछ डेफिनेशन मैंने ईजी कर दिया है। तो अभी क्या इंटरनल एग्जामिनेशन अपने को देना है, तो अभी आप जो डेफिनेशन दो वो याद कर लो। जैसे गुड्स का डेफिनेशन, सर्विस का डेफिनेशन, वो आपको मेन वाला याद करना पड़ेगा, मेन वाला याद करना पड़ेगा जो एक्ट में दिया हुआ है। लेकिन क्या ना, अभी मैंने ये वाला इसलिए दे दिया कि फटाफट तुम्हारे एग्जाम में क्या हो जाए, लिख करके पास हो जाओ, समझ गया ना। तो डेफिनेशन वाला पोर्शन मैं चेंज करूंगा, कब चेंज करूंगा, जब तुम्हारा फाइनल एग्जाम आएगा। तो अरे मैं दोबारा तो पढ़ाऊंगा ना, तो फाइनल एग्जाम आएगा तो वहां पे मैं डेफिनेशन को थोड़ा चेंज करूंगा। फिलहाल जो लिखा हूं ये याद करके एग्जाम में पास हो जाओ, ठीक है ना। कंप्लेनेंट का मतलब क्या होता है, जिसने कंप्लेन किया। कंप्लेनेंट इज ए पर्सन हु फाइल अ कंप्लेन, जिसने शिकायत दर्ज किया है उसको बोलते हैं कंप्लेनेंट। क्या बोलते हैं, कंप्लेनेंट। अब वो सिंगल कंज्यूमर हो सकता है, वो ग्रुप ऑफ कंज्यूमर हो सकता है कि दो चार लोग मिलकर के कंप्लेंट ठोके हैं, वो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैं मान लो एपीसी, एपीसी एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। मेरा जो, अरे हाँ, मेरा जो कोचिंग सेंटर रजिस्टर्ड है, एमएसएमई में, ट्रेड लाइसेंस में, अभी जीएसटी हम लोग ले रहे हैं, सब जगह रजिस्टर्ड हम लोग है। अब हम लोगों ने कोई सामान खरीदा, खराब सामान मिल गया, तो हम लोग भी तो केस कर सकते हैं। तो रजिस्टर्ड पर्सन या रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वो भी केस ठोक सकती है। जैसे एलएलपी क्या है, रजिस्टर्ड पर्सन हो गया। पार्टनरशिप फर्म क्या हो गया, रजिस्टर्ड पर्सन हो गया। या रजिस्टर्ड बिजनेस, वो भी केस ठोक सकता है। गवर्नमेंट भी, अगर गवर्नमेंट को कोई चूना लगा दिया तो वो भी केस ठोकेगी। आया बात सबने, ममता दीदी को किसी ने गलत साड़ी बेच दिया, ले जाइए वाइट तो भी केस ठोकेंगी। लीगल हायर ऑफ डिसीज्ड मेंबर, डिसीज्ड मेंबर या डिसीज्ड कंज्यूमर, अगर कोई कंज्यूमर मर गया, मान लो फ्लिपकार्ट में शॉपिंग किया था मंडे को, बेचारा ट्यूसडे को मर गया, प्रोडक्ट आया वेडनेसडे को, प्रोडक्ट आया वेडनेसडे को और ख़राब निकल गया प्रोडक्ट, उसका बेटा रो रहा है, पापा भी चले गए, प्रोडक्ट भी ख़राब आया है तो बेटा केस कर सकता पापा के बिहाफ में, आया सबने। तो लीगल हायर ऑफ ए डिसीज्ड मेंबर, अगर कोई कंज्यूमर मर गया तो उसका बेटा बेटी उसकी वाइफ भी केस कर सकती है। तो कंप्लेनेंट कौन कौन हो सकता है,
कंप्लेंट मतलब एक ऐसा पर्सन जिसने कंप्लेन किया है। तो वो कौन कौन हो सकता है? अकेला, दो चार लोग, समझ गया ना, दो चार लोग मिल करके, रजिस्टर्ड कंपनी या रजिस्टर्ड पर्सन, गवर्नमेंट खुद कंप्लेन कर सकती है, या लीगल हायर ऑफ डिसीज्ड मेंबर, कोई मेंबर अगर मर गया तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी केस कर सकता है। कंप्लेंट क्या होता है? शिकायत। तो कोई भी शिकायत अगर राइटिंग में या ओरली आप दर्ज करते हो बिकॉज ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस या बिकॉज ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, उसी रिटन डॉक्यूमेंट को अपने क्या बोलते हैं, या ओरल वाले डॉक्यूमेंट को अपने क्या बोलते हैं? बेसिकली शिकायत। तो कंप्लेंट मीन्स टेलिंग द अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब आप कंप्लेंट कहाँ करोगे? या तो कंज्यूमर फोरम में करोगे या सीसीए के पास करोगे। तो टेलिंग द अथॉरिटी डैट प्रोडक्ट क्या था? बेकार था, हमसे ज़्यादा पैसा लिया, गुड्स जो प्रॉमिस किया था प्रॉमिस पर खरा नहीं उतरा, और सामने वाला जो दुकानदार है वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहा है। ये सब कुछ मिला के भी हो सकता है या इसमें से कोई एक भी हो सकता है। अगर कोई वाला अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो रहा है तो क्या करोगे? केस करोगे? नहीं केस करोगे? तो कंप्लेन का मतलब क्या है? किसी ने गलत गलत सामान बेचा। तो कंप्लेन्स मीन्स टेलिंग द ट्रूथ दैट देयर इज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अगर प्रोडक्ट खराब है या एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज किया या जो प्रॉमिस किया था नहीं निभाया या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस किया, इसी प्रॉब्लम को किसी के सामने टेलिंग करना, मतलब ओरली बोल रहे हो या रिटर्न में लिख करके दे रहे हो, इसी को अपने क्या बोलते हैं? कंप्लेन। अरे सोचा ना कंप्लेन लेटर, आप उसमें लिख करके दे रहे हो भैया इसने खराब सामान बेचा, उसी लेटर को अपने क्या बोलेंगे? कंप्लेन बोलेंगे। या सामने जा करके बोल रहे हो जहां पर ना इधर आओ गलती किया है। क्लियर है ना? कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर कौन है? जो सामान, अच्छा तुम बताओ, तुम कंज्यूमर है? तुम बताओ ना, तुम कंज्यूमर है क्या? सुनो, तुम्हारा फोन किसने खरीदा? तुम्हारा फोन किसने खरीदा? तुम खरीदे हो? तुम्हारे पापा खरीदे? लाइव स्टूडेंट, तुम्हारा फोन किसने खरीदा? तुम खुद खरीदे हो क्या? प्रीति, तुम्हारा फोन कौन खरीदा है? पापा ने खरीदा है। तो कंज्यूमर पापा हो गए। कंज्यूमर कौन हो गया? पापा। जो सामान खरीद रहे वो हो गया कंज्यूमर। प्रीति बोल रही सर खरीदे पापा, कंज्यूमर। हम कौन? आप यूजर हो। आप क्या है? यूजर है। तो कंप्लेन कंज्यूमर भी कर सकता है और कंप्लेन यूजर भी कर सकता है। आप जिस घर में रहते हो वो घर आप खरीदे हो क्या? वो घर कौन खरीदा है? आपके पापा खरीदे। तो आपके घर में कुछ प्रॉब्लम आया तो आपके पापा भी केस कर सकते हैं या आप भी कर सकते हो। तो कंज्यूमर इज ए पर्सन हु बाई द गुड्स और हायर द सर्विसेज फॉर पर्सनल यूज, नॉट फॉर द रीसेल और बिजनेस। कोई भी सामान अगर आप रेंट पे लेते हो, रेंट पे लेते नहीं लेते हैं? अरे लोग बाइक लेते हैं, कार लेते हैं रेंट पे, देखना 2-4 दिन के लिए लोग बाइक लेते हैं, कार लेते हैं, घर लेते हैं रेंट पे। आजकल देखना फर्नीचर, एसी सब कुछ रेंट पे आता है। अगर आप कोई सामान रेंट पे लेते हो या उसको परचेज करते हो तो आप क्या बन जाते हो? कंज्यूमर बन जाते हो। अच्छा, मैं रेंट पे लेकर बेच दिया, मैं कंज्यूमर हूँ क्या? पहले बार तुम बेच ही नहीं पाओगे, रेंट पे लेकर कोई सामान बेच नहीं पाओगे। मैंने एसी खरीदा, मैं बन गया कंज्यूमर, लेकिन मैंने बेच दिया। अरे खरीदा और बेच दिया, यूज नहीं किया, तो मैं कंज्यूमर नहीं हूँ, तब तो मैं बिजनेसमैन हूँ। तब तो मैं बिजनेसमैन हूँ ना। अरे एसी खरीदा 60,000 में, बेचा 70 में, 10,000 प्रॉफिट कमा लिया। मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं कंज्यूमर। कंज्यूमर का मतलब क्या है? जिसने सामान खरीदा वो उसको यूज किया, जिसने सामान खरीदा उसको यूज किया, बेचा नहीं। या तो भाड़े पे लिया या खरीदा लेकिन उसको यूज किया, उसको बेचा नहीं, वो क्या है? कंज्यूमर है। क्लियर है ना? कंज्यूमर डिस्प्यूट का मतलब क्या है? सुनो ना, कंज्यूमर डिस्प्यूट मतलब क्या है? आप फ्लिपकार्ट से सामान मंगाए, सुने ना, आपने फ्लिपकार्ट से सामान मंगाया, खराब निकल गया सामान। अब आप उसको रिटर्न कंप्लेन दे रहे हो, भैया तुम्हारा सामान खराब है, खराब है। बोलता नहीं हमारा सामान अच्छा है, जितना पवित्र गंगा जी हो सकती है हमारा सामान उतना पवित्र है। फ्लिपकार्ट मान ही नहीं रहे, फ्लिपकार्ट नहीं मान रहे, और आप भी ठीक हो कि खराब सामान दिया, नहीं मान रहे। ये जो झगड़ा चल रहा है ना, इसी को अपने बोलते हैं कंज्यूमर डिस्प्यूट। ठीक है, क्या बोल रहा है? कंज्यूमर डिस्प्यूट। कंज्यूमर डिस्प्यूट मींस डिसएग्रीमेंट, आप और कंज्यूम, मतलब डिसएग्रीमेंट बिटवीन कंज्यूमर एंड अ सेलर अबाउट द कंप्लेन। कि फ्लिपकार्ट और आप दोनों डिसएग्री हैं। फ्लिपकार्ट बोलता तुम गलत बोल रहे हो, कंज्यूमर बोलता तुम गलत बोल रहे हो, तो जो तू तुम है की लड़ाई चल रही है,
अच्छा, ये लड़ाई कैसी हो रही है? डॉक्यूमेंट के फॉर्म में हो रही है, मेल के फॉर्म में हो रही है, ओरल के फॉर्म में हो रही है, इसी को बोलते हैं कंज्यूमर डिस्प्यूट। क्लियर है ना? अच्छा, गुड्स एंड सर्विस का डेफिनेशन मैं हम लोग जब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ेंगे वहां पे पढ़ा दूंगा, ठीक है। सर्विस का डेफिनेशन क्या है मैं सिंपली बता दे रहा हूँ। सर्विस डेफिनेशन मैं ना इसका डेफिनेशन ग्रुप में डाल दूंगा, इसका डेफिनेशन ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। गुड्स का डेफिनेशन और सर्विस का डेफिनेशन ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। वो फिलहाल के लिए तुम लोग पढ़ लेना, लेकिन जब मैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ाऊंगा तो उस वक्त मैं गुड्स का डेफिनेशन पढ़ा दूंगा, ठीक है। उसी दिन मेरे को याद दिलाना सर सर्विस का भी डेफिनेशन पढ़ा दी है। अभी मैं गुड्स का मतलब बता दे रहा हूँ, सुनो। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट क्या बोलता है? जो डेफिनेशन मैं ग्रुप में भेजूंगा मैं वही डेफिनेशन पढ़ा रहा हूँ। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट क्या बोलता है? ऑल काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। क्या बोलता है? ऑल काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। हर एक प्रॉपर्टी जो मूव कर सकती है वो मेरा क्या है? गुड्स। एक्सक्लूडिंग पैसा, पैसा भी तो मूव करता है, तो पैसा तो गुड्स नहीं है। एक्सक्लूडिंग मनी या एक्शनेबल क्लेम, ऐसा क्लेम जिस पर आप एक्शन ले सकते हो। जैसे एग्जांपल, हम लोग इंश्योरेंस क्लेम लेते हैं ना, अगर हमने इंश्योरेंस कराया है और क्लेम नहीं मिला है तो उस पर एक्शन ले सकते नहीं ले सकते? तो बोला कोई क्लेम जिसके ऊपर आप एक्शन ले रहे हो उसको छोड़ दो, या पैसा वो भी तो मूवेबल है उसको छोड़ दो। इसको छोड़ने के बाद, पैसा और एक्शनेबल क्लेम छोड़ने के बाद जितनी भी चीज मूव करती है वो क्या है? गुड्स है। तो ऑल काइंड ऑफ मूवेबल गुड्स इंक्लूडिंग मनी एंड एक्शनेबल क्लेम, ठीक है। फिर बोल रहा है इंक्लूडिंग, पहले क्या बोला? एक्सक्लूडिंग। क्या क्या छोड़ने के लिए बोला? पैसा, पैसा और एक्शनेबल क्लेम। फिर बोल रहा है इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग पता क्या बोला? कोई भी चीज अगर लैंड से अटैच है और वो डिसअटैच हो सकता है तो वो भी गुड्स के कैटेगरी में आ जाएगा। जैसे क्रॉप्स, अरे वेजिटेबल क्रॉप्स, ये क्या होता है? लैंड से अटैच होता है, लेकिन जब क्रॉप हो जाती होता ना, क्रॉप सब्जियां जब उग जाती हैं तो हम लोग क्या करते हैं? तोड़ देते हैं। तो कोई भी चीज जो लैंड से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, जैसे एग्जांपल ये पेड़ है, फॉर एग्जांपल मान लो ये पेड़ है, तो फ्रूट तो यहां लगा हुआ है, तो फ्रूट पेड़ से कनेक्टेड है और पेड़ जमीन से कनेक्टेड है, ये मान लो लैंड है। तो फ्रूट पेड़ से कनेक्टेड है और पेड़ किससे कनेक्टेड है? लैंड से। तो देखा जाए ये जो फ्रूट है वो इनडायरेक्टली किससे कनेक्टेड है? लैंड से। और पेड़ डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है? लैंड से। अब अगर तुम फ्रूट को तोड़ के बेच रहे हो, फ्रूट को तोड़ के बेच रहे हो, ये भी क्या? गुड्स है। या पेड़ को कट करके बेच रहे हो, ये भी क्या है? गुड्स है। मतलब हर एक चीज जो लैंड से डिटैच हो सकता है, हर एक चीज जो लैंड से डिटैच हो सकता है वो क्या है? गुड्स है। बिल्डिंग क्या गुड्स है? बिल्डिंग क्या? बिल्डिंग तोड़ के बेचेगा तुम लोग? अभी तुम लोग ग्रीस पार्क में है, पड़ोसी पसंद नहीं आया, हनुमान जी की तरह उठाया बिल्डिंग लेकर चला गया, बोला विक्टोरिया के सामने बिल्डिंग रहेंगे। अब कर पाएगा क्या? कर पाएगा क्या? अगर ऐसा कोई पावर होता तो कर ही लेता तुम लोग, पर ऐसा कुछ कर नहीं सकता। तो बिल्डिंग गुड्स नहीं है। गुड्स वो चीज है कि जब आप उसको डिटैच करते हो ना, जब आप उसको डिटैच करते हो तो अदर चीज हार्म नहीं होना चाहिए। आप अगर बिल्डिंग तोड़ोगे तो बहुत कुछ टूट जाएगा। आया बस सामने? तो जैसे फ्रूट्स हो गया, क्रॉप्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, पेड़ हो गए, ये सब लैंड से आप कट करके उनको बेच सकते हो। तो जो मैं डेफिनेशन देखना वो डेफिनेशन में यही सब लिखा रहेगा। एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सक्लूडिंग मनी एंड एक्शनेबल क्लेम, इंक्लूडिंग, समझ गया? इंक्लूडिंग क्रॉस क्रॉप्स ये वो। फिर बोलेगा ऐसा चीज जो जमीन से डिटैच हो जाए वो सब क्या है? गुड्स है। समझ गए ना डेफिनेशन? तो भेजूंगा तो याद हो जाएगा ना? अरे लाइव स्टूडेंट बोलो ना, समझ में आ गया तुमको डेफिनेशन गुड्स का? ठीक है। बाकी लोग, बाकी लोग ओके। सर्विस क्या होता है? सर्विस का डेफिनेशन मैं ग्रुप में डाल दूंगा, पढ़ लेना। सर्विस का डेफिनेशन क्या है देख लो। बोल रहा है सर्विस एक ऐसी चीज है जो बैंकिंग के फॉर्म में हो, जो इंश्योरेंस के फॉर्म में हो, जो ट्रांसपोर्ट के फॉर्म में हो, जो रेस्टोरेंट बिजनेस के फॉर्म में हो, या ऐसा चीज जिसके बदले पैसा मिलता हो, दैट इज कॉल्ड सर्विस।
फिर इसमें से दो चीज हटा दिया गया। दो चीज क्या? पहला, अगर कोई काम आप फ्री ऑफ कॉस्ट करते हो वो सर्विस नहीं है। अगर कोई काम आप फ्री ऑफ कॉस्ट करते हो वो सर्विस नहीं है। जैसे वॉलंटियर, अभी सावन आ रहा है, अरे अभी सावन आ रहा है, भूतनाथ में भयंकर भीड़ लगता है, जाता है ना सावन में तुम लोग, भूतनाथ में भयंकर भीड़ लगता है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, ओम नमः शिवाय ये सब का टी शर्ट पहन करके या बाबा भूतनाथ का टी शर्ट पहन करके बोलते हैं हम वॉलंटियर हैं, और भीड़ को संभालते हैं। संभालते हैं ना, क्या उसके लिए उनको पैसा मिलता है? नहीं, वो उनका श्रद्धा भाव है, उनका श्रद्धा भाव कि बाबा को वो सेवा करेंगे, इसके लिए उनको पैसा नहीं मिल रहा है, वो सर्विस में काउंट नहीं होगा। सेकेंड चीज, बचपन में कभी तुम्हारे घर में ट्यूटर आके पढ़ाया है? आया है? अगर गरीब घर से होगा तो 4-5 लोग को मिल के पढ़ा होगा। अमीर घर से बिलोंग करा होगा तो तुम्हारा ट्यूटर बड़ा सा बंगला में रहा होगा, लेकिन पढ़ा तो जरूर होगा। तो वो अगर पर्सनल ट्यूशन अगर तुम ले रहा है, पर्सनल ट्यूशन अगर तुम ले रहा है तो सर्विस नहीं माना गया, वो क्योंकि वो पर्सनल सर्विस है। जैसे मम्मी खाना देती है ना, वो पर्सनल सर्विस है। अगर मम्मी सोचो खाना के बदले पैसा मांगने लगे, अपना हालत खराब हो जाएगा है ना। तो जितना भी पर्सनल सर्विस है, पर्सनल ट्यूटर या होममेड है ना, अरे घर पे तो मेड वेड आती है ना, सर्वेंट रेंट होते हैं, ये सब सर्विस में नहीं आता है। अच्छा, आप क्या करोगे, आपका आपका जो नौकर है उसने अच्छे से बर्तन नहीं धोया, केस ठोकने जाएगा कंज्यूमर प्रोडक्शन में। आप लॉजिकली सोचो ना, आपका घर की जो मेड है वो झाड़ू पोछा ढंग से नहीं की, आपने उसको केस ठोका, सोफा का एक कॉर्नर छोड़ दिया था, केस ठोकने गया है, तो तुमको लात मार भगाएगा, बोलेगा ये मेड सर्वेंट पर्सनल सर्विस में आता है, ये कोई सर्विस है नहीं है। सर्विस कौन है? मैं दे रहा हूँ, जो मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ ये क्या है? सर्विस है। मैंने कुछ गलत किया, जाओ ना भाई कंज्यूमर फोरम में, लेकिन अगर मैं तुम्हारे घर में आके पढ़ा रहा था, केस करो, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो पर्सनल सर्विस में आ गया। समझ पा रहा है मेरा बात? तो अगर नौकर सर्विस दे रहा है, पर्सनल टीचर घर में आके पढ़ा रहा है, या मम्मी भाई हमको सर्विस दे रहे हैं, भाई हमको कपड़ा ला के दे रहा है, मसाज कर रहा है, आया सुना, मम्मी खाना बना के दे रही है, पापा गिफ्ट ला के दे रहे, वो सब कोई सर्विस काउंट नहीं होता, बिकॉज दे आर द पर्सनल सर्विस। तो ऐसा कोई सर्विस जो पर्सनल नेचर का है या फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो कभी भी सर्विस के केस में नहीं आएगा। अच्छा, ये डेफिनेशन मैंने यहाँ पे डाला नहीं है, पर ये डेफिनेशन मैं तुमको ग्रुप में डाल दूंगा। तो सर सर्विस क्या है? सर्विस इंक्लूड ट्रांसपोर्ट सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस, बैंकिंग सर्विस, ठीक है, रेस्टोरेंट सर्विस, और जहाँ पे पैसे का क्या हो रहा है, लेन देन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड सर्विस, दैट इज कॉल्ड सर्विस। दो चीज को छोड़ करके, जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है और पर्सनल यूज ऑफ सर्विस, ठीक है। तो ये दोनों डेफिनेशन मैं भेज दूंगा तुमको, ठीक है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्लियर है ना? गलत एडवर्टीजमेंट करना, फेक सामान बेचना, एक्स्ट्रा प्राइस को चार्ज करना, ठीक है। गलत इंफॉर्मेशन, पता क्या इंफॉर्मेशन दिया था, 1 kg है, मेजरमेंट किया तो 800 निकला ये सब क्या है? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल क्या होता है, ध्यान सुनना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल आर एडवाइजरी। अच्छा, ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है ना, मैं मेन एग्जाम के पहले मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड करूंगा, मतलब जो है वो तो रहेगा ही, मैं इसमें थोड़ा और ऐड करूंगा, ठीक है ना। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल इज ए एडवाइजरी बॉडी सेटअप बाय द गवर्नमेंट एट 3 लेवल। सेंट्रल का कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट का कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। और डिस्ट्रिक्ट का कौन बनाएगा? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो डीएम होता है ना, डीएम, और इसको आईएएस बोलते हैं अपने लोग, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनाएगा। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल एक ऐसा बॉडी है, एक ऐसा बॉडी है जिसको बनाता है गवर्नमेंट 3 लेवल पर। अगर सेंट्रल बॉडी है जैसे सीसीपीए, वो कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया है। अगर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का, सॉरी स्टेट लेवल का है तो स्टेट गवर्नमेंट, और अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल का है तो डीएम बनाएगा, दैट इज कॉल्ड कलेक्टर, ठीक है। उनका काम क्या है? ये काउंसिल का काम क्या है? दे एजुकेट द पीपल अबाउट द कंज्यूमर राइट। आज देखो ना, बहुत सारा सेमिनार होता है, सेमिनार में बुलाया जाता है और समझाया जाता है कि अगर आपको कुछ गलत हो रहा है तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल कीजिएगा या इस कोर्ट में जाकर केस करिएगा, तो कंपनी ने जो भी गलत किया पैसा आपको वापस मिल जाएगा। गांव-गांव साइड में ना जा जाकर सिखाया जाता है।
आज तुम लोग शहर में है, तुमको कम दिखता होगा सब, लेकिन गांव गांव साइड में ये काउंसिल जाके काम करती है, सिखाती है कि अगर आपने कोई सामान खरीदा, आपके साथ गलत हुआ, आप इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, ये करिए। तो क्या लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ तो सही करेंगे। लेट्स स्प्रेड अवेयरनेस। आज जागो ग्राहक जागो, ये सब क्या है, लोगों को अवेयर किया जा रहा है। प्लस तुम्हारे सिलेबस में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट डाल दिया गया, ये भी तो अवेयरनेस है। आज तुम बताओ ना, पापा ने कोई सामान खरीदा और कुछ गलत निकल गया, तो पापा तो नहीं पढ़े कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, पर आप तो पढ़ लिए, तो आप तो अवेयर हो गए नहीं अवेयर हो गए? क्या करोगे? पापा को क्या एडवाइस दोगे? भूल जाओ। अरे बोलो, पापा को क्या एडवाइस दोगे? भूल जाओ। अरे तुम तो अवेयर हो, तुम जाकर केस ठोको पापा के साथ मिल करके। तो सिलेबस में डाल दिया, सेमिनार कर दिया, एडवर्टीजमेंट करवा दिया, जागो ग्राहक जागो का नारा लगवा दिया, सीरियल चल रहा है सास बहू का, उसके बाद प्रचार में दिखा दिया। ये सब क्या अवेयरनेस ही तो है। तो ये काउंसिल यही करती है, लोगों को एजुकेट करती है, अवेयरनेस करती है, और साथ ही साथ क्या देती है? सजेशन देती है कि गलत हुआ तो इस नंबर पे कॉल करना या ऑनलाइन डिस्प्यूट कर देना, ठीक है, ये देती है सजेशन। ये काउंसिल तीन है, एक है सेंट्रल काउंसिल, दूसरा स्टेट काउंसिल, तीसरा है डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। सेंट्रल काउंसिल का चेयरमैन कौन होगा? देख लो, चेयरपर्सन होता है यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर, वो सेंट्रल में बैठता है, ठीक है। इसमें मेंबर कौन कौन होता है? मिनिस्टर फ्रॉम स्टेट, स्टेट के कुछ कुछ मिनिस्टर होते हैं, यूटी के कुछ मिनिस्टर होते हैं, ऑफिशियल, ऑफिशियल समझ रहे हो? ऑफिशियल, अरे बेसिकली बोल सकते हो अपने ना, जैसे आईएएस लोग ना, आईएएस वगैरह लोग ऑफिशियल बोलते हैं उनको। हाँ, यूनियन टेरेटरी, ऐसे लद्दाख वद्दाख क्या है, यूनियन टेरेटरी है ना, तो स्टेट का मेंबर होगा, लद्दाख का मेंबर होगा। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, विमेन, ठीक है, फार्मर्स, ट्रेड इंडस्ट्री एक्सेट्रा, इन सब के रिप्रेजेंटेटिव। देखना, अरे विमेन राइट के खिलाफ बहुत सारे है ना ऑर्गेनाइजेशन, उनका कोई मेंबर रहेगा, या किसानों का कोई मेंबर रहेगा, इन सबको मिलाकर बनता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। अरे तुम सुना ना, किसान नेता है ये, देखो ना, किसानों को बहुत जन रिप्रेजेंट करता है। तो जितने ऑर्गेनाइजेशन है उनके रिप्रेजेंटेटिव, नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब मेंटेन कौन करता है इन सबको? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट में वही होगा, चेयरपर्सन। चेयरपर्सन कौन होगा? चेयरपर्सन मतलब इस काउंसिल का हेड, इसका हेड कौन होगा? मिनिस्ट्री इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर इन द स्टेट, मतलब स्टेट का जो कंज्यूमर मिनिस्टर है वो। इसका मेंबर कौन कौन होगा? स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, विमेन, फार्मर एक्सेट्रा, नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल में कौन कौन होगा? चेयरपर्सन कौन होगा? डीएम। मेंबर कौन होगा? ऑफिशियल, मतलब वहाँ के ऑफिसर, अरे लोग ऑफिसर रैंक का होता है, एसडीएम होते हैं, बीडीओ होते हैं, वो सब रहेंगे। लोकल रिप्रेजेंटेटिव एंड मेंबर फ्रॉम द कंज्यूमर ग्रुप फाउंड बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी। ऑब्जेक्टिव क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का? ऑब्जेक्टिव क्या ऑलरेडी क्लियर है ना? अरे सेफ्टी देना, कंज्यूमर को सेफ्टी प्रोवाइड करना। सुनो ना, आज तुम लोग मिंत्रा शॉपिंग किया? मिंत्रा से देखना, मिंत्रा जब शॉपिंग करता है तो जो ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन आता है जिसमें कपड़ा रहता है, कभी ध्यान से देखना, वहाँ पे लिखा रहता है, वहाँ पे लिखा रहता है कि एयर टाइट, लिखा रहता है एयर टाइट पॉलिथीन डोंट। एक्चुअल में क्या हो, किसे लिखा रहता है कि एक बार केस होने से बचा हुआ था कि दिल्ली में एक बच्चा था, दिल्ली में एक बच्चा था, वो क्या किया ना कि सब लोग का जो कपड़ा आता है देखना, उसमें ट्रांसपेरेंट में क्या होता है, ऐसे पर निकालते हैं, उसमें गम लगा रहता है, अरे चिपक जाता है ऐसे करने से। तो दिल्ली में क्या हुआ कि एक लड़का था, वो डाल लिया ऐसे, मतलब पॉलीथीन कर लिया, गले में डाल लिया, और ऐसे चिपक, वो पॉलीथीन का चिपक गई। होता है ना भाई, बच्चा है, सांस उसका फूलने लगा, फिर उसकी मम्मी निकाली, ठीक है ना, तो वो जाकर फिर केस की कि ये लोग कैसा पॉलीथीन दे रहा है, इसलिए मंत्रोला डर गया है। एवरी टाइम वहाँ लिख देता है कि एयर टाइट है, काइंडली बच्चों से दूर रखा जाए। ये सब करना पड़े, अगर सब ये सब नहीं बोलोगे तो दिक्कत हो जाएगा ना। आज आप लोग मेडिसिन वगैरह यूज करते हैं तो उसमें तो लिखा रहता है कि 14 साल के बाद वाले बच्चे इसको टच कर सकते हैं, या स्टे अवे फ्रॉम चिल्ड्रन, लिखा रहता है, नहीं लिखा रहता है। ये देखो वहाँ पे हीट का भी लिखा रहता है कि 32-30 डिग्री ज़्यादा ये लोग मेडिसिन ना यूज करे, ये सब लिखा रहता है। तो सही सेफ्टी प्रोवाइड करना, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, देखना हर एक प्रोडक्ट के पीछे में इंफॉर्मेशन दिया रहता है, उसमें कैलोरी कितना है,
कौन सा इंग्रेडिएंट आपने यूज किया है, फैट कितना है, कार्ब, सब लिखा था। राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड। राइट टू चूज का मतलब क्या है कि अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ तो आपके पास ऑप्शन मिलेगा, रिफंड चाहिए या एक्सचेंज चाहिए। राइट टू बी हर्ड, अगर कुछ गलत हुआ तो आपको राइट टू बी हर्ड का मतलब आपकी प्रॉब्लम कोई सुनने वाला होना चाहिए। आपका प्रॉब्लम कौन सुनेगा, सीसीपीए सुनेगा या कंज्यूमर फोरम सुनेगा। राइट टू रिड्रेसल, राइट टू रिड्रेसल का मतलब अगर आपके साथ गलत हुआ तो गलती के बदले आपको सजा मिले नहीं, गलती के बदले आपको क्या मिले, पैसा मिले। और अगर ज़्यादा मेंटल हरासमेंट हुआ तो कंपनसेशन भी मिलना चाहिए। इसको बोलते हैं राइट टू रिड्रेसल। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, ऑब्वियसली आपके सिलेबस में डाल दिया गया तो आपको तो शिक्षा मिल रही है। अरे आप कंज्यूमर है कि नहीं कंज्यूमर है। अगर हर एक घर का एक एक बच्चा, हर एक घर का अगर एक एक बच्चा पढ़ लिया कंज्यूमर प्रोडक्शन, तो एटलीस्ट अपने फैमिली को संभाल सकता, नहीं संभाल सकता है। तो राइट टू एजुकेशन, ठीक है। व्हाट इज द जुरिडिक्शन ऑफ दीज काउंसिल। तीन टाइप की काउंसिल होती है। होती है सेंट्रल काउंसिल जो नेशनल लेवल पे काम करती है, एक होती है स्टेट काउंसिल जो स्टेट लेवल पर काम करती है, और तो डिस्ट्रिक्ट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करती है। अब यहीं पे लिख लो तो जो लिखा रहा हूँ बस खत्म हो गया, यहीं पे लिख लो तो अगर 1 करोड़ का मामला है, अप टू 1 CR का मामला है, मतलब आपने जो सामान खरीदा अगर 1 करोड़ के अंदर में आता है, ये मामला कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे जाएगा बोलो ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएगा। मतलब जो डिस्ट्रिक्ट का, जैसे हमारा कोलकाता का कंज्यूमर फोरम कहाँ है, एक्साइड मोड में है। अगर हमने जो भी सामान खरीदा है वो 1 करोड़ से कम उसकी प्राइस है तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे। लेकिन अगर हमने जो भी सामान खरीदा है वो 1 करोड़ से लेकर के, मतलब अप टू 10 करोड़ है, 1 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ के बीच में, तो मामला कहाँ जाएगा, स्टेट लेवल में जाएगा। और अगर कोई भी सामान का दाम 10 करोड़ से ज़्यादा है, अरे ट्रक में जो सामान होता है, महंगा महंगा सामान होता है ना, अगर कोई सामान है जो जो 10 करोड़ से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 10 करोड़ है, ये नेशनल लेवल पे जाएगा। बस ये लिखना था। तीन टाइप का जुरिडिक्शन है। पहला है नेशनल, अगर मामला 10 करोड़ के ऊपर है तो ये कहाँ जाएगा, नेशनल लेवल काउंसिल में जाएगा। मतलब तब तुम्हारा स्टेट का कंज्यूमर फोरम नहीं काम करेगा। तो अगर अप टू 1 करोड़ का मामला है, जो भी आपने सामान खरीदा है मान लो 1 करोड़ के अंदर में आता है, तब तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाओगे काम हो जाएगा। 1 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ के बीच में है तो स्टेट में जाना पड़ेगा, समझ गए ना। और 10 करोड़ के ऊपर में चला गया तो 10 करोड़ के ऊपर में चला गया तो नेशनल में। ठीक है, चैप्टर खत्म। अभी और भी ऐड होगा, पहले इतना तुम लोग रेडी करो, अभी और भी ऐड होगा। ऐसी लॉ का बुक कितना मोटा हो गया हम लोग का, है ना, बहुत भयंकर मोटा। तो तुम लोग को मैं डराना नहीं चाहता था कि फिलहाल इतना पढ़ो, बाद में कुछ एक्स्ट्रा और दे देंगे, ठीक है। ओके लाइव स्टूडेंट, कुछ पूछना है क्या, कुछ पूछना है क्या लाइव स्टूडेंट, हेलो। चलो ओके बाय बाय।